लोगों में इस बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। दौरे हाज़िर में हर कज़न मैरिज में बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ होगा, वो माजूर होगा, वो डिसफिगर्ड होगा, उसको कोई मामलात जो हैं ब्लड के होंगे। या आपका सब्जेक्ट भी है, आप क्या है वो क्या आपके शोबे को कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट। यानी ब्लड के जितने टेस्ट वैस ये सारा पैथोलॉजिस्ट का था। जी बहुत शुक्रिया गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कज़न मैरिजेज़ और इस्लामी तालीमात बहुत वसी टॉपिक है। आपकी शादी भी कज़न में हुई है, पकड़े गए आप? जी जी बिल्कुल, मुझे एकदम ख्याल है आपकी तो बस कज़न। जी तो कज़न मैरिजेज़ कैसे आपने जिक्र किया ना, इस्लामी तालीमात और हिस्ट्री पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो मरजुल बहरैन का मज़हर भी कज़न मैरिजेज़ के अंदर ही आएगा। ठीक है, ठीक है। और नीचे देखें तो जो नजीबुत तरफ़ैन हमारे औलियाए कराम या सादात हैं, वो सैयद सादात, वो भी सारे कज़न मैरिजेज़ के अंदर ही आते हैं। इनमें सुरखील, हज़रत अली हिजवेरी और पीरान पीर जैसी हस्तियाँ। हाँ जी। तो ये सारी अगर हिस्ट्री दोहराएं तो किसी के अंदर कोई हमें ऐसे मुजमिरात नज़र नहीं आते। तो पहले आप जिक्र कर बहुत अच्छी बात किया। अगर अब आ जाइए कज़न मैरिजेज से मुराद क्या है कि फ़र्स्ट कज़न, सेकंड कज़न या नियरेस्ट आपका जो फैमिली रिलेटिव है। फैमिली के अंदर शादियां तो अक्सर होती रही हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ना तकरीबन 1 बिलियन शादी पूरी दुनिया में, तकरीबन 1 बिलियन आपकी क्लोज फैमिली रिलेशंस के अंदर होती हैं। उसके अंदर भी तकरीबन 3 in 1 यानी 3 में से 1 कज़न मैरिजेज़ हैं जो स्टैट्स बनाए गए हैं। ठीक है। अब जहाँ तक बात है कि ये बीमारियाँ कौन सी आती हैं, पहले इसके फ़वाइद भी देख लेते हैं। ठीक है। जितनी हमारी ये ट्रेड्स या खसाइस समझ लें वो जीन के ज़रिए ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। उनको हम जीन्स कहते हैं। जीन्स आती हैं क्रोमोसोम्स के ज़रिए, क्रोमोसोम्स आते हैं वालदैन के ज़रिए, एग्स और स्पर्म्स उसके ज़रिए, उसके अंदर मिलाप बनता है, उससे एक बनता है, फिर उनके बाद आपका गैमेट बनता है, उसके बाद आगे एम्ब्रियो जो भी स्टेजेस आती हैं बच्चे की परवरिश के बाद की। अब देखना है कि क्या ये सारी जितनी भी कंजेनिटल डिजीज़ हैं क्या इनहेरिटेड हैं। अब कंजेनिटल डिजीज़ समझाने का आमतुन्नास के लिए मेरा मकसद ये है कि सारी बर्थ के ऊपर जो बीमारियां होती हैं ना उनको कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़, यानी वो डिसऑर्डर जो पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं उनको कंजेनिटल कहते हैं। अब इनहेरिटेड और जेनेटिक फ़र्क है। इनहेरिटेड वो है जो आपको ऊपर से विरसे में मिली हुई है कोई चीज़। ठीक। जेनेटिक डिजीज भी उसी भी कहेंगे जो विरसे में मिलेगी। नहीं, ये दोनों एक ही ना बन गई। दोनों इस तरह एक नहीं है कि जो बर्थ डिफेक्ट्स या कंजेनिटल है ये ज़रूरी नहीं कि जेनेटिक भी हों। ये चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। ठीक है। कंजेनिटल या बर्थ जो डिफेक्ट्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि ये जेनेटिक या इनहेरिटेड हो। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी चीज़ आई जिसकी वजह से एग के अंदर या ओवम के अंदर कोई तब्दीली आई तो ये काज कर सकती है आपका बर्थ डिफेक्ट। इसका मतलब है कि किसी को गलत ब्लड लग गया उससे भी हो सकता है उस दौरान के साथ तो वो इंट्रायूटेराइन डेथ वगैरह हो सकती है ना, वो अलग चीज़ है। अच्छा। अब कईयों की हेरिडिटरी डेफनेस आती है, हेरिडिटरी ब्लाइंडनेस आती है पैदाइश के बाद। उसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को मीजल का इन्फेक्शन हो गया। मीजल्स एक आपको बीमारी जिसके लिए बच्चों को खसरा, अगर वो हो गया तो उसकी वजह से पैदाइशी तौर पर बच्चे की ब्लाइंडनेस हो सकती है। खसरा किसको हुआ? खसरा मदर को अगर हुआ, मदर को हुआ है तो वो बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा और उसकी आंख पे ऊपर भी असर हो सकता है। इसी तरह डेफनेस है जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी दवाइयाँ खा ली जाएं तो वो आपकी ईयर के ऊपर भी इफेक्ट करती है, तो पैदाइशी डेफनेस भी हो सकती है। तो इसको हम जेनेटिक नहीं कहेंगे। जेनेटिक नहीं, ये इनहेरिटेड नहीं होगी। इनहेरिटेड है ऊपर से आती हो और जेनेटिक भी होगी नहीं, जेनेटिक वो ऊपर से आएगी। जेनेटिक और इनहेरिटेड इनफैक्ट एक ही चीज़ है। अच्छा, एक ही चीज़ है। ठीक। ये आपकी जीन्स के अंदर आ रही है, उसके लिए आपका फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें ना, ट्यूनिस के अंदर अगर कोई कज़न मैरिजेज करता है तो उसी कंसेप्शन से पहले कहते हैं कि जी आप अपने ये पहले हिस्ट्री दें और परी कंसेप्शन टेस्ट करवा लें। ठीक है। टेस्ट मुख्तलिफ डिजीज़ की सारी बीमारी हो भी नहीं सकते। वो टेस्ट करवाने के बाद वो अलाउ कर देते हैं जी अब आपका चांस इतने % बच्चे का है कि वो नॉर्मल होगा, इतना नहीं होगा। जैसे थैलेसीमिया की बात की है ना तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं, जिसमें 25% चांस होते हैं। अगर आपकी 4 प्रेगनेंसी हैं तो एक यानी 25% है कि थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ठीक है। 25%। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि उसके अंदर जीन बीमारी वाली गालब आ गई है। ठीक है। गालब आने का मतलब है कि 50% चांस हो गया, उसमें कज़न मैरिजेज शर्त नहीं है, किसी को भी हो सकती है। किसी के फादर या मदर किसी के जरिए आ सकता है। नहीं, अगर फादर मदर किसी को भी थैलेसीमिया नहीं है तो औलाद में फिर भी आ सकता है। वो थैलेसीमिया तो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर और बीमारियां आती हैं, इसमें क्लाइजन डिजीज़ है, हंटिंगटन्स कोरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस तरह की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें है आपका हेरिडिटरी फैमिलियल कोलेस्ट्रीमिया। कुछ फैमिलीज़ हैं उनके अंदर लिपिड की मिकदार खून में ज़्यादा होती है,
वो होती हैं, आपको कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा होगा, जी हमारी फैमिली में ही आता है, वो डोमिनेंट है। उसके अंदर फादर या मदर किसी एक की जीन आ रही है, किसी बच्चे के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। उसका हाँ, फूड ये के साथ हमारा जो डॉक्टर मोइन निज़ामी है जी जी उसका ये प्रॉब्लम है फैमिली तो हिस्ट्री, उसको तो उनका वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह जो आपके ट्रेट्स हैं, जहानत हो गई, आँखों का रंग हो गया, दुबला पतला होना, चेहरे की रंगत, ये सारी चीज़ें भी जीन ही डिटरमिन करती हैं। ठीक तो अगर कोई अच्छी नस्ल के जैसे या खूबसूरत जो कबीले मिलते हैं तो उनकी औलाद भी कहा जाता है कि बड़ी खूबसूरत होती है, तो उसमें भी रीज़न यही होती है कि वो ट्रेट्स आपके जीन के थ्रू ही आ रहे हैं। तो फ़वाइद भी हैं, जहानत जो है ये भी जीन्स कंट्रोल करती है, फ़वाइद भी बेशुमार। अब नुकसानात की तरफ जैसे आपने जिक्र किया ना, अच्छा, डोमिनेंट का हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह आपके भी बुजुर्ग थे, उनके हाथ बहुत ज़्यादा कामते थे, अमीर असलात के भी हाथ उसी तरह काम। तो ये भी आ गया है ना जी। अब जितनी बीमारियां इनकी जेनेटिक बेसिस आ गई है, जीन सीक्वेंसिंग जब से शुरू हुई है पिछले 10 सालों में, तो हर बीमारी का उन्होंने वजह मालूम किया कि जीन के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आई होती है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, कोई म्यूटेशन भी आ जाए वो वजह बनती है उस बीमारी की, तो वो आगे एक डिजीज़ का सबब बनी होती है। हाथ का कांपना, इसी तरह डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दोनों का जेनेटिक बेसिस भी है। तभी तो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि आपके माँ बाप में किसी को शुगर तो नहीं थी, वो और एनवायरमेंटल फैक्टर ये दोनों मिला के अगली नस्ल के अंदर या किसी बच्चे के अंदर डायबिटीज़ काज कर सकती है। इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन तो मौजूद थी, एक वालद या एक मदर या दादा के अंदर भी होगी, उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हुई, वो डॉर्मेंट पड़ी रही, खामोश पड़ी रही। अच्छा। जब दो जीन, रिसेसिव का मतलब है कि एक जीन फादर की एक मदर की, जब ये मिलेंगी तो ये एक्सप्रेस करेंगी, अकेली जीन काम नहीं कर सकती। अच्छा। तो ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इन बड़ी जैसी बीमारियां, थैलेसीमिया या जेस्टोरिक डिजीज़ हैं, इसके साथ ये शर्त है कि दूसरी जीन के मिले के बगैर आगे बीमारी आएगी नहीं। अगर सिंगल जीन काम दिखाती तो आजकल तो पता नहीं 80% बीमारियां बहुत ज़्यादा जीन की वजह से आ जाती है। ये भी अल्लाह की खास मेहरबानी है। और ये जो आपकी डोमिनेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक जीन ही काफ़ी होती है और वो 50% चांस होता है अगले के अंदर आने का। तीसरी बीमारियां होती हैं जो एक्स लिंक, एक सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, एक्स और वाई। जैसे मेल है हमारे अंदर, जैसे एक्स और वाई दो क्रोमोसोम मौजूद हैं तो हम मेल हैं, जो फीमेल्स हैं उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो जब एक्स है, इसका मतलब आपकी जो बच्चा या बच्ची उसकी जीन जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो एक्स है या एक्स वाई है। अब एक्स भी एक ऐसा क्रोमोसोम है जो बीमारी की जीन को कैरी करता है। अच्छा। उसके अंदर हीमोफीलिया बड़ी मशहूर बीमारी आपने भी सुनी होगी, जिसके अंदर खून जमता नहीं है, ठीक है जी। और ऐसी बीमारी की जिसके अंदर चोट लग जाए खून जमा होना शुरू हो जाता है, और साथ कोई कहते हैं जी चोट लगी, कोई ऑपरेशन हुआ, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया, नीचे खून जमना शुरू हो जाता है, खून पड़ा रहता है वो। तो इन बीमारियों के अंदर एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। इसी तरह एक और बीमारी है जिसके अंदर रेड सेल की ब्रेकडाउन बड़ी ज़्यादा होती है, G6PD है, उस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। इसी तरह बीमारियां जिसके अंदर स्फीरोसाइटोसिस जैसे कहते हैं, रेड सेल बजाय आपके ओवल शेप होने के गोल गोल बनते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, ये भी थैलेसीमिया से मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा। इसी तरह सिकल सेल अनीमिया है, वो भी हीमोग्लोबिन की एक एब नॉर्मल फार्म है, जो सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, सूडान इन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने बताया कि उनके अंदर जीन मगलूब होती है, गालिब तब होती है जब दो जीन्स मिलती हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो फर्स्ट कज़न मैरिज और सेकंड कज़न, इनमें चांस कितना है कि बच्चे पे असर आता है? फर्स्ट कज़न मैरिज के अंदर चांस अगर आम पॉपुलेशन के अंदर 2% है ना कोई डिजीज़ होने का, तो फर्स्ट में ये समझिए डबल हो जाता है। अच्छा। 4% या 4.5 तक आ जाएगा। अब यूके के अंदर एक है ह्यूमन जेनेटिक्स कमीशन, जिन्होंने कज़न मैरिजेस के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने कहा जी 13% प्रोबेबिलिटी रेट है, जो हमने जितनी स्टडी की, सपोज 5000 कज़न की हमने दी, उसके अंदर 13% या 13.5 का जो भी फिगर लिटरेचर में आया हुआ है, इतने परसेंट के अंदर चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आ सकती है। और जिनके अंदर पाया गया वो वाकई तकरीबन 9 to 10% थे जिनके। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जितने लोग पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से आए ज़्यादा उनके अंदर ये बीमारी है। और वहाँ फर्स्ट कज़न मैरिज क्या, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो क्या करते हैं कि 4 ऊपर पुश्तों में कज़न मैरिज, फिर कज़न, फिर फर्स्ट कज़न, फिर फर्स्ट। उसमें मैंने बड़े देखे हैं, मेरे अपने ननिहाल में ये मामला है, और बच्चे जो हैं वो इस तरह के पैदा हो। देखें ना, डबल कज़न भी तो होते हैं ना आपस में, एक फादर की तरफ से हो गया, दूसरा मदर की तरफ से हो गया, वो होते हैं डबल आपस में रिलेशन है। उसके अंदर चांस 2-fold और बढ़ जाता है। और ये आपने अब फैमिली हिस्ट्री ट्रेस करनी है, इसीलिए कहते हैं स्क्रीनिंग आपने अगर करवानी हो तो एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग करवाएं। सपोज एक फैमिली के अंदर कोई बीमारी, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या कोई गशर डिजीज़ या स्टोरी डिजीज़ मौजूद है, तो आप उसकी एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग कराएं, जितने रिश्तेदार हैं सबकी स्क्रीनिंग करें, ताकि पता चले कि आपके अंदर ये जीन मौजूद है कि नहीं।
अब ये क्यों मना किया जाता है कि जी फर्स्ट कज़न के अंदर जिनके थैलेसीमिया की हिस्ट्री है शादी ना करें, इसलिए कहा जाता है कि वो फिर जीन ट्रैप रहेगी उसी फैमिली के अंदर ही, ठीक और उसके अंदर फिर उसका मिलाप का चांस ज़्यादा होगा और एब नॉर्मल बच्चा पैदा होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जब जीन डाइल्यूट हो जाती है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी, एक टर्म इस्तेमाल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन कम हो गई, जीन डाइल्यूशन हो गई, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगी क्योंकि आपने कज़न मैरिज नहीं की। जब आप कज़न मैरिज करेंगे तो दोनों जीन्स मिलेंगी, फिर उसके अंदर वो आपका एक्सप्रेस